हेलो एवरीवन, वेलकम टू और सॉफ्टेक। आज ट्रू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर अभी जो हमने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया है, उसी के डेमोन्स्ट्रेशंस वीडियो के चलते हुए आज फिर हम कुछ स्टेपिंग यहाँ पे सीख रहे हैं। आज हमारा मोटिव होगा कंट्रोल पैनल एरिया के कुछ ऑप्शंस को देखना। जो भी मेंबर नाड़ी ज्योतिष को स्टडी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे एक सिस्टम यूज किया जाता है टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए, जिसको बोलते हैं पराया सिस्टम। साथ में ही आपने एक टर्म सुनी होगी, आस्पेक्ट। आस्पेक्ट का बेसिक मीनिंग दृष्टि नहीं है, आस्पेक्ट का बेसिक मीनिंग रिलेशनशिप्स है। और रिलेशनशिप्स किस तरीके से आप उस चीज को व्यू कर सकते हो या उस सिचुएशंस में कैसे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उन कनेक्टिविटी या कनेक्शंस को समझ पाओगे, इसके लिए आज हम डेमोन्स्ट्रेशंस लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और वहाँ पे स्क्रीन पे आप इस चीज को व्यू करोगे कि आपने उन स्टेपिंग को कैसे यूटिलाइज करना है इसी सॉफ्टवेयर पे। तो स्क्रीन पे चलते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे सामने स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी ट्रू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर की, जो फर्स्ट वर्जन है शिवा नाड़ी के रिगार्डिंग के लिए। यहाँ पे ये होम स्क्रीन एरिया है, इसमें से हम कोई सैंपल चार्ट ले लेते हैं और उसके बेसिस पे डिस्कशन बिगिन करते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे सैंपल वन चार्ट ले लिया है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये जो मेन एरिया हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, इस एरिया में सबसे बड़ा यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा होगा वो राशि एरिया है। तो यहाँ पे राशि चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी राशि चार्ट को माइंड में रखते हुए आपको कुछ चीजों का आउटपुट यहाँ पे देखनी है जो नीचे एरिया से कंट्रोल होंगी। इसलिए नीचे ये जो एरिया है इसे मैं कंट्रोल पैनल कह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने दो ऑप्शन सीखने हैं। एक तो ये वाली जो स्ट्रिप आ रही है जिसमें लगना, भाव, इवेंट, पराया एस्पेक्ट्स और नेटल एस्पेक्ट्स। पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, फिर इसी के साथ हम एक और ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे जिसको हम पराया वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पराया एस्पेक्ट देखने के लिए आपको पहले पराया एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आइडिया लेना है उस सिचुएशंस में एक बेसिक सीन निकल के आएगा, वो ये है कि जो लगना है, इस लगना के रिगार्डिंगली हमें ऑप्शन देखना है। नॉर्मली आप हाईलाइटेड एरिया देखो, राइट साइड में जहाँ पे फिलहाल कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, इस वाले पर्टिकुलर एरिया में आपको कोऑर्डिनेटर्स की टेबल दिखाई दे रही है। तो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि कोऑर्डिनेटर की टेबल सिंपली एक नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है लॉर्डशिप और प्लेसमेंट्स को। आप उन लॉर्डशिप और प्लेसमेंट के रिलेशनशिप्स को माइंड में रखते हुए आप कोई ना कोई प्रिडिक्शन को डिजाइन करोगे। इसको नाड़ी ज्योतिष के केस में पुरुषा कॉम्बिनेशंस कहा जा रहा होता है। तो ये जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर्स जिसे हम कह रहे हैं वो पुरुषा है। पुरुषा मीनिंग की वो पर्टिकुलरली भावों के रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन है। लग्न से कौन से भाव आ रहे हैं और कौन से राशि के स्वामित्व प्राप्त हैं, उनके बेसिस पे ये नंबरिंग अलॉट की जा रही होंगी। तो इसी नंबरिंग पे आपने थोड़ा सा फोकस रखना है कि जब मैं लग्न को शिफ्ट करूंगा उस सिचुएशंस में इन नंबरिंग्स में आपको चेंज दिखाई देगा। साथ के साथ लग्न की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। तो जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, चार्ट को रोटेट करने की बात करते हैं, तो वो जो चार्ट की रोटेशन है उसका बेसिक मीनिंग क्या है, और साउथ इंडियन चार्ट का जो बेसिक मीनिंग क्या आता है कि इस सिचुएशन में चार्ट वही का वही रहेगा, क्योंकि काल पुरुष के रिगार्डिंगली है। ये जो फर्स्ट बॉक्स जहां पे करंटली माउस में लेके चल रहा हूँ ये मेष राशि है, ये सेकेंड टॉरस साइन है, उसके बाद ये जेमिनी साइन है। तो ये जेमिनी साइन का लगन है जो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। तो इसी सिचुएशंस में आप अगर किसी भी चार्ट को रोटेट करते हो तो नॉर्थ इंडियन चार्ट फॉर्मेट की तरह यूं नहीं है कि वो लगन पे पोजीशंस निकल के आ जाए तो पूरा का पूरा चार्ट ही वहां पे मूव कर रहा है। तो उस तरीके का यहाँ पे सीन नहीं करना होता। इसीलिए साउथ इंडियन चार्ट बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है लर्निंग के परस्पेक्टिव भी, और नाड़ी के लिए तो यूं समझ के चलो कि आपको ये करना ही चाहिए। तो उस सिचुएशंस में जैसे ही अभी फिलहाल यहाँ पे भाव वन सेलेक्टेड है, इसलिए डिफॉल्टली अगर आप लेके चलो तो ये भाव चार्ट है, ये नाड़ियांशा चार्ट है, ये राशि चार्ट है। तो एक कोरिलेशंस आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जो भाव निकल के आ रहा है फर्स्ट भाव, वो पर्टिकुलर यहाँ पे जेमिनी का भाव बनेगा। लगना जो बन रहा है वो जेमिनी राशि का बन रहा है। तो उसी सिचुएशंस में आगे आगे बढ़ते हुए इन भावों का आपको रिलेशन दिखाई दे रहा होगा। साथ में इन पे जो प्लैनेट मीनिंग जो भी ग्रह यहाँ पे स्टोर थे राशि एनर्जी के बेसिस पे, हो सकता है कि वो आपको शिफ्ट होते हुए नजर आए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मून को अगर आप देखते हो राशि चार्ट में, तो मून तो आपको लग्न में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन भाव के रिगार्डिंग जब हम इस चीज को लेके चल रहे हैं तो उस सिचुएशंस में वो मून शिफ्ट हो गया है एक राशि पीछे। उसके पीछे जो रीजन निकल के आ रहा है उसके लिए कंप्लीट वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। हो सकता है आज ही मैं कर दूं, जिससे कि आप ये रिलेशन समझ पाओगे राशि चार्ट से ये जो भाव चार्ट डिफर कर रहा है, क्यों डिफर कर रहा है या कैसे जनरेट हुआ है, उसके पीछे का कैलकुलेशन पोर्शन क्या होगा।
एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो सन की पोजीशन यहाँ पे तुला राशि में आ रही थी। सन जो यहाँ पे है वो तुला राशि में था, लेकिन जैसे ही हम भाव में जा रहे हैं, भाव चार्ट में जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको कन्या में नजर आ रहा है। तो सिमिलरली सिचुएशंस के हिसाब से आप देखो, जुपिटर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो वो दिखाई दे रहा है एक्वेरियस के अंदर, लेकिन यहाँ पे वो एक्वेरियस में ना दिखाई दे के मकर में दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये मकर राशि वाला कोई कंसर्न यहाँ पे है नहीं है। मतलब आपने सबसे पहले ना माइंड को थोड़ा सा बाइफरकेट भी करके चलना है। भले ही मैं सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, लेकिन मैं साथ के साथ कुछ ना कुछ ऐसे डाउट्स आपके सॉल्व कर देना चाह रहा हूँ जो माइंड में रहते हैं। राशि को राशि के नजरिए से सोच के चलना है, भाव को भावों के नजरिए से सोच के चलना है, मिक्सअप नहीं करना है। नहीं तो इस चार्ट को अलग से बनाने का कोई मोटिव था नहीं। भावों के रिगार्डिंगली आप मान सकते हो वो जो नंबरिंग है, वो नंबरिंग किसी राशि के रेफरेंस में नहीं है, वो भाव है। आप उसको कोरिलेशन करके समझ सकते हो वो कौन से भाव के रिजल्ट देंगे, लेकिन जो उसकी एनर्जी होगी, उस पर्टिकुलर ग्रह की जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी तो उसके राशि पे डिपेंड करेगी ना, क्योंकि जो लॉर्डशिप मिलेगी, वो लॉर्डशिप तो उसको राशि के हिसाब से मिलेगी। लेकिन प्लेसमेंट के रिगार्डिंगली हो सकता है कि वो शिफ्ट हो जाए। तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंगली शिफ्ट होता हुआ नजर आता है हमें, क्योंकि लगन की कैलकुलेशंस के बेसिस पे वो चीज चेंज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे का पूरा स्वभाव उसका परिवर्तित हो जाएगा। तो भावों को एक अलग एंगल से सोच के चलना है, राशि को अलग एंगल से सोच के चलना है, इसीलिए दो चार्ट का मोटिव यहाँ पे आता है। हालांकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको भाव चार्ट के अलग से कोई जरूरत नहीं रहेगी। और मैं जो भाव बोल रहा हूं, आप इसको केपी वाले भाव भी मत समझ लेना। नाड़ी में, नाड़ी ज्योतिष में जो भाव की कैलकुलेशन है बहुत ही ईजी है। कोई प्लेसड हाउस सिस्टम यहाँ पे यूज नहीं होता है। उसको मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा ताकि उसकी डिटेल हम वहां पे सीख सकें। अभी फोकस ये करके चलना है कि आपको राशि, भाव चार्ट, नाड़ियांशा चार्ट, इनको लेके ही नीचे कोऑर्डिनेटर्स की ये टेबल बनती है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम आपको नजर आ रहा है, इसमें एक्चुअल में ग्रह यूज किए जा रहे हैं। सेकंड, वो ग्रह कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा है, वो लिया जा रहा होता है। तीसरे लेवल पे वो कौन से नाड़ी आमशा में है, नाड़ी आमशा मीनिंग इस चार्ट में आप उस पोजीशन को देखो, वो नाड़ी आमशा लॉर्ड का कॉलम आपको दिखाई देगा विद नाड़ी आमशा नेम्स। इन्हीं के रेफरेंस में जो नंबरिंग ये सिग्निफाई कर रहे होंगे। नंबरिंग फिर से वही चीज, नंबरिंग दो ही चीजें हैं, या तो वो भावों का नंबर है, कहां कहां की प्लेसमेंट है, या वो चीज कहां कहां की लॉर्डशिप है। इन्हीं दो के रिगार्डिंगली चीज चलेगी। उसी को यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स में दिखा रखा है, जिसमें फर्स्ट जो चीज है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि सन के रिगार्डिंगली चीज क्या आ रही है। सेकंड जो वेरिएशंस यहाँ पे 6, 7, 11 आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्स के सिग्निफिकेशंस या कोऑर्डिनेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि नंबरिंग है। इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है आज के डिस्कशंस के लिहाज से भी। सन अगर आप राशि चार्ट में देख रहे हो, क्योंकि ये जेमिनी साइन का असेंडेंट है, तो उस सिचुएशंस में यहां से अगर हम सन की लॉर्डशिप्स की बात करेंगे, तो लॉर्डशिप कौन से भाव की बनेगी, कौन सा नंबर आएगा वहां पे, तो 1, 2, 3, तो थर्ड नंबर यहाँ पे बनेगा। तो नॉर्मली जो कंसर्न निकल के आएगा वो ये आएगा कि सन में एक तो 3 नंबर लिख दिया जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे देखना है प्लेसमेंट कहाँ पे आ रही है सन की। तो यहां से अगर आप प्लेसमेंट देखते हो राशि चार्ट में, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो प्लेसमेंट तो राशि चार्ट में तो आपको यहाँ से 5th पोजीशन दिखाई दे रही है, लेकिन भाव चार्ट के रिगार्डिंग, भाव से आप अगर इस चीज को कैलकुलेट करके चल रहे हो, तो लगन से 1, 2, 3, 4, तो जब भी प्लेसमेंट स्टोर होगी तो भाव के बेसिस पे स्टोर होनी है, मीनिंग लग्न के बेसिस पे। इसलिए लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगन की रेफरेंस में ही भावों की नंबरिंग अलाउड होती है। तो वो जो भी विधा, जो भी इस चीज के बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें कि लग्न यूज किया जाएगा, तो लग्न क्योंकि हमारा देह है, जो कुछ भी मिलने हैं रिजल्ट हम ही को मिलने हैं, हम ही ने करने हैं, कर्म हमारा है, इनकम हमारी है, सब कुछ हमारे से ही रिलेटेड है। तो वही चीज लग्न की इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंगली वो यूज की जाएगी। तो इस पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशंस के रिगार्डिंग आपको ये जो नंबरिंग आई है 3 और 4 सन के रिगार्डिंगली आपने समझ लिया, तो सिमिलरली इसी तरीके से आप मार्स को भी समझ के देख लो, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। मार्स को अगर आप देखोगे तो पहले राशि चार्ट में जाके आप उनका ये देख लो कि लॉर्डशिप किधर किधर की आएगी। तो लॉर्डशिप मीनिंग कौन कौन सी राशि है, तो हमें पता है मार्स की 2 राशि है। एक राशि है जो है मेष राशि, दूसरी है वृश्चिक, मीनिंग एक है एरीज साइन और दूसरा है स्कॉर्पियो साइन।
तो एरीज और स्कॉर्पियो का अगर आप नंबरिंग कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से नंबरिंग क्या निकल के आएगी, अगर आप यहाँ लगन से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो तो लगन के रिगार्डिंगली फॉरवर्ड मोशन में अगर आप इस चीज को देखते हो तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहे हैं। ये स्कॉर्पियो साइन है, मीनिंग वृश्चिक। अब ये वृश्चिक के रेफरेंस में यहाँ पे 6 नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। साथ के साथ 7 8 9 10 11, यहां से ये जो पर्टिकुलरली मेष राशि का जो नंबर आया है निकल के वो 11 आया है। तो यहाँ पे 6 और 11 रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉर्डशिप ऑफ मार्स। लेकिन ये 7 कहां से आएगा, 7 आएगा प्लेसमेंट से। तो भाव में जाओ, तो भाव में जाके मार्स की पोजीशन को देखो, मार्स लगन के बिल्कुल सप्तम में बैठा हो, तो आप इसको काउंटिंग भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से लग्न से जो मार्स है वो सप्तम में है, इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन किया दिया जाएगा 6 7 11। सिमिलरली आप जुपिटर के लिए भी इस तरीके से समझ लो एक ही बार, क्योंकि इस चीज को समझना है, आप सेम चीज बाकी पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जुपिटर के रेफरेंस में जब इस चीज को हम समझ रहे हैं तो जुपिटर के लॉर्डशिप यहाँ से देखो, तो जुपिटर के जो जो राशि है धनु और मीन, तो लगन अगर ये है तो लगन के सप्तम में है धनु, और यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से अगर हम टोटल लेके चले तो 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो बेसिक सीन निकल के आएगा वो एक तो आ जाएगा लॉर्डशिप कहाँ कहाँ की आएगी, 7 की और 10 की। अब जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ पे आ रही है, भाव में देख लो, तो भाव से कैप्रिकॉर्न साइन में ये नजर आ रहा है। तो यहाँ से काउंटिंग करके देखोगे तो 8th पोजीशन आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पोजीशन। इसका बेसिक मीनिंग है कि इसके साथ एसोसिएटेडली नंबर्स क्या यूज होंगे, 7 8 और 10। इसका मीनिंग ये इस पर्टिकुलर लग्न के लिए, जेमिनी लग्न के लिए जो जुपिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो सप्तमेश बनाया गया, सप्तमेश के साथ साथ दशमेश बनाया गया। अब उस सप्तमेश और दशमेश को बोलने का, समझने का, लिखने का इजी वे ये हो सकता था कि हम यहाँ पे 7 और 10 मेंशन कर दें, जिसको माइंड में, बैक ऑफ माइंड कैलकुलेशंस में हम ये मान के चल रहे हैं कि 7 का मतलब सप्तमेश है, 10 का मतलब यहाँ पे दशमेश है, 8 का जो बेसिक मीनिंग निकल के आ रहा है वो इसकी प्लेसमेंट है। इसका मतलब है, ये रूल भी आपने सुना ही होगा कि जो ग्रह जिस पर्टिकुलर भाव में बैठता है वो पहले वहीं के रिजल्ट देता है। तो उस सिचुएशंस में जो उसका ओनर होगा, ओनर की टर्न बाद में आती है, पहले जो ग्रह बैठ गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, तभी इस बर्थ में आपको वो पर्टिकुलरली उसी राशि और उसी भाव में मिला है। इसलिए यहाँ पे इन नंबर्स की काफी इंपॉर्टेंट हो जाए। अब इस नंबर को बताने का मेरा फोकस इतना था कि जब आप किसी भी रिलेटिव के बारे में कोई कैलकुलेशंस करना चाह रहे होते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने इस पर्टिकुलर जातक के मदर के बारे में कोई बात करनी है, या आपने वहां से व्हीकल्स की रेफरेंस में कोई बात करनी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेडली कोई भी बात करनी है, तो हमें पता है कि ये जो भी चीजें हैं वो फोर्थ के संदर्भ में कही जा रही है, चौथे भाव के संदर्भ में कही जा रही है। तो चौथे भाव को आप लगन बना लो। तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन है, जहाँ पे करंटली माउस में लेके चल रहा हूँ, इस ड्रॉप डाउन में से जैसे ही आप भाव 4 को पिक करते हो, वो सिचुएशंस में भाव शिफ्ट होके यहाँ पे अब कन्या में आ चुका है। रीजन, क्योंकि लग्न जो था, लग्न पहले जेमिनी है, तो जेमिनी लगन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब वो जेमिनी लगन शिफ्ट होके कहाँ पे आया है, तो यहाँ से 1 2 3 4, फोर्थ में आ गए। आप यही सेम चेंज आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, भाव चार्ट में भी वो चीज हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको पता रहे कि अब इस भाव के संदर्भ में हम चीजों को सोच रहे हैं। अब साथ के साथ ये भी नोटिस करना है आपने कि जब भाव 1 था, जब आपका लग्न ट्रीट हो रहा था, तो सन के कोऑर्डिनेशंस में 3 और 4 मेंशन हो रहा था। यहाँ पे करंटली मेरा फोकस है, माउस जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 और 4 नंबरिंग आप देख पा रहे हो, और वो समझ भी लिया हमने कि 3 और 4 का मीनिंग क्या है। जैसे ही आप भाव 4 करते हो उस सिचुएशंस में ये नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो लग्न हो गया है, लग्न के बेसिस पे ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो लग्न के बेसिस पे अब जो नंबर सिग्निफाई करके आ रहे हैं वो 1 और 12 आ रहा है। सन 1 और 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि सन की प्लेसमेंट लग्न में ही होगी है, भाव चार्ट को अगर आप देखते हो तो, और उसकी जो लॉर्डशिप निकल के आ रही है, लॉर्डशिप अपने से प्रीवियस राशि में जा रही है, लग्न के 12वें में। लगन ये है, ये उसका 12वां होगा, क्योंकि यहाँ से आप मूव करते हुए आओगे तो ये आपका 12th पोजीशन बनेगी। इसलिए यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशंस क्या दिखाई दे रहे हैं, 1 और 12, मीनिंग इस बार जब आप लगन 4 बना रहे हो, फोर्थ को लगन बना रहे हो, वो सिचुएशन में जो
सिंह राशि बनेगी वो द्वादश भाव बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब लग्न किसका आ गया है, कन्या का लग्न आ गया। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। तो आपके रिगार्डिंगली अब जो मेन रेफरेंस पॉइंट बन गया है वो फोर्थ भाव बन गया है। अब फोर्थ भाव की रेफरेंस में आप बाकी सब चीजों को कैलकुलेट करोगे और उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शंस की डिजाइनिंग होगी। तो आप यहाँ पे जिस भी भाव को लगन बनाते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने अपने स्पाउस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप सप्तम को लगन बना के देखोगे। तो सप्तम को जैसे ही आपने लगन बनाया है, यहाँ पे अब सप्तम के कोऑर्डिनेशंस निकल के आ गए। तो जो भी नाड़ी ज्योतिष की विधा को जान रहे होंगे उनको पता होगा, अगर आप अपने स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है और ये मेल का अगर चार्ट है, तो विनस उस सिचुएशंस में रिकमेंड करेगी कि वो उसके पत्नी को रिप्रेजेंट करेगा, वाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी सिचुएशंस में जैसे हम सप्तम भाव को लगन बनाएंगे और यहाँ पे विनस के सिग्निफिकेशंस जाके देखेंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर देगी जो भी उसके स्पाउस के अंदर, मीनिंग इनकी वाइफ के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस निकल के आती है। ऑप्शंस देखने में ऐसा नहीं है कि कुछ भी फालतू की चीजें डाली हैं सॉफ्टवेयर में, क्योंकि एक तो ये सर की ही गाइडेंस में बना है, अभिजीत कृष्णन सर की ही गाइडेंस में बना हुआ है। तो नाड़ी ज्योतिष पे उनका बहुत कमांड है और बहुत सारे तरह की नाड़ी की ही फर्दर पद्धतियां जो हैं वो उनके पास नॉलेज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस डले हुए हैं। अभी करंट इस वर्जन में ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वर्जन है इसे हम शिवा नाड़ी कह के चले हुए। ये ऊपर अगर आप देखोगे ट्रू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ट्रेडमार्क शिवा नाड़ी, यहाँ पे 3 तरह की विधाओं का इन फ्यूचर हमारी 2 और विधाएं हैं जो ऐड होंगी। वर्जन टू वर्जन हम इसमें अपडेशंस डालेंगे। अभी जो विधा हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे भृगु अगस्त्यार महाशिवा तुल्य ज्योतिषम, अभी हमारे पास जो यूज हो रही है वो ये हो रही है करंटली इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हमने ये चीज यूज कर रखी है। इसी के फर्दर वेरिएशंस में यहाँ पे अति सूक्ष्म नाड़ी होगी, अति सूक्ष्म महाशिवा ज्योतिषम, इसी के साथ साथ यहाँ पे होगी सूक्ष्म अति सूक्ष्म महाशिवा ज्योतिषम। ये पर्टिकुलर और चीजें भी है। अब सर की कमांड एक्चुअल में इससे ज्यादा है, लेकिन एक साथ सारी चीजों को क्लब करके एक ही सॉफ्टवेयर में खिचड़ी पकाने की हैबिट हमारी है नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऐसी खिचड़ियां आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में देखी होंगी। कोशिश यही की गई है कि चीजों को छोटा रखा जाए। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष हो सकता है कि आपका जो एरिया अभी तक जिन चीजों को आप स्टडी करते आ रहे होंगे, हो सकता है कि वो ज्योतिष का जो विधा हो वो पराशरी सिस्टम पे बेस्ड हो, या कोई केपी से बिलोंग कर रहा होगा, या बाकी किसी भी विधाओं से बिलोंग कर रहा हो, कोई लाल किताब से बिलोंग कर रहा होगा। हर एक पद्धति में अपनी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वेरिएशंस होती हैं जो उनको फॉलो करनी होती है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का, और मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को अभी तक लगा है वो ये था कि इस तरह के फीचर्स के साथ ये फर्स्ट टाइम ही सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें नाड़ी को फोकस करके ही मेनली टास्क किया गया है। तो वो सब मेंबर्स जो भी इसी पर्टिकुलर विधा से बिलोंग करते हैं वो इसकी डेप्थ को समझ पाएंगे, और जो बिगनर्स हैं वो जब तक इस विधा के बारे में कुछ जानेंगे नहीं उनके लिए सॉफ्टवेयर यूजलेस है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर के फीचर्स जो हैं, फीचर्स बताने से भी एक प्रमोशनल एक्टिविटीज लगती है, लेकिन नॉर्मल सीन क्या निकल के आ रहा होता है कि उससे ज्यादा अगर आप मेरी इंटरप्रिटेशन को समझ पा रहे होंगे तो सिखाने का काम ज्यादा है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया गया था वो दोनों ही टारगेट को माइंड में रख के किया गया है कि जो पर्सन सीखता है उसको किस वे में सीखना चाहिए, और जब वो प्रोफेशंस में आता है तो ऐसे ऐसे फीचर्स भी डाले गए हैं जो एक प्रोफेशनल के रिगार्डिंगली रिक्वायर्ड होते हैं, जिनके बेसिस पे उनका समय बचता हो। और बिगनर के लिए इस तरीके से बनाएंगे कि वो इजीली चीजों को कोरिलेट कर पाए। एग्जांपल के लिए जैसे ही हम कोई पर्टिकुलर भाव सेलेक्ट कर रहे हैं और उस भावों के रिगार्डिंगली सेलेक्टिवली जो भी उसके कोऑर्डिनेशंस आ रहे हैं, उन्हीं कोऑर्डिनेशंस में जो जो भी चार्ट हमें कॉमन चाहिए होते हैं, एक ही स्क्रीन पे हम सब चीजों को देख पा रहे हैं। तो आपको बार बार शिफ्ट करके इधर उधर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पर्टिकुलरली एक चीज पे फोकस करो और जो सामने एरियाज आ रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशंस बना के आप अपनी प्रेडिक्शन डिजाइनिंग कर सकते हो। यही हमारा फोकस यहाँ पे रहा है। तो इसी सिचुएशंस में जैसे ही हम लग्न को चेंज कर रहे हैं तो लग्न चेंज हो रहा है और उसके बेसिस पे ये चीज चेंज हो रही है। ये पहली चीज थी जो आपने नोटिस करनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे ये लेके चलें कि आप अपनी खुद की फोकस करना चाह रहे हो, कि सपोज खुद की प्रॉपर्टी पे फोकस करना है, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंगली या खुद की मैरिज पे फोकस करना है, तो मैरिज के लिए जो जो सेंटर पॉइंट्स होने चाहिए वो इस सेकंड ऑप्शन से आप हाईलाइट कर सकते हो, ताकि आपका फोकस डिफाइंड रहे, आपको जाना किस तरफ है। हालांकि ये ऑप्शंस एजुकेशन जो ले रहे हैं उनके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एडवांसमेंट की तरफ जाते हो एक लिमिट पे जाके खाली आपको चार्ट ही देखना होगा,
तो उस सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को हाईलाइटेडली आपको दिखाना या कलरफुल दिखाना वो नीड नहीं होती है। लेकिन फिर भी बिगिनर्स के रेफरेंस में और आपको चीज़ जल्दी फोकस पॉइंट में आ जाए, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस बनाया गया है। ये सेकंड ऑप्शन जिसमें हमने इवेंट सेलेक्ट कर रखा है। तो इवेंट को जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इवेंट के सिलेक्शंस में यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे मैरिज पिक कर लिया। तो मैरिज इवेंट जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आपको दो एरियाज में मेजर चेंज दिखाई देगा। क्योंकि पहले तो ये मेरी ही मैरिज, मेरी मीनिंग जिसका ये चार्ट है उसी चार्ट उसी जातक की मैरिज की हम बात कर रहे हैं। जैसे ही मैरिज सेलेक्ट हुआ है, आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे ग्रीन कलर में। तो जो ग्रीन शेड में लगन से रेफरेंस में जो जो भाव यहाँ पे राशि के रेफरेंस में हमने हाईलाइट यहाँ पे किया है, लेकिन आप इसको ये मान के चलो कि वो रिलेटिवली पोजिशंस है, उन्हीं का जो पुरुषा कॉम्बिनेशंस है वो यहाँ पे सिग्निफिकेशंस में आपको नजर आ जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेशंस की टेबल राइट साइड में आपको दिख रही है, इसी कोऑर्डिनेशंस में यहाँ पे भी आपको हाईलाइटेड और अलग अलग कलर से रिप्रेजेंटेड चीजें दिखाई दे रही होंगी। साथ के साथ यहाँ पे भी कुछ स्पेशल सिंबल के साथ चीजें हाईलाइटेड हो रही नजर आ रही होंगी। वो पुरुषा कॉम्बिनेशंस जो मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होंगे, उनको हाईलाइट कर दिया गया ताकि डायरेक्ट फोकस पॉइंट में आपके वही रहे। उसमें से भी जो हाई प्रोबेबिलिटिकल चीजें होंगी, जो बिल्कुल उस चीज पे पिन पॉइंट करती होंगी, जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, जितनी भी गाइडेंस सर से मेरे को मिली, उसके बेसिस पे उनको मैंने यहाँ पे बनाया है। इस सिचुएशंस में अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल के साथ जहां जहां पे इक्वल टू ग्रेटर देन लगा है, वही हमारा फोकस पॉइंट होने चाहिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल्स होंगे मैरिज के लिए। और सिमिलरली यहाँ पे जो हाईलाइटेड एरियाज आ रहे हैं, वो सिचुएशंस में आप वो जो छोटे छोटे रूल सीखते आ रहे होंगे, उनको एक साथ देखने की चीज है कि लग्न से सप्तम कौन सा है। वो जो सप्तम है, उस सप्तम के साथ साथ कारक कौन आएगा, क्योंकि मेल चार्ट है तो कारक के रूप में विनस है। अब वो विनस के रेफरेंस में विनस को देखना है, विनस कहाँ पे है, विनस से सप्तम आप देख सकते हो, तो विनस से सप्तम हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप घूम फिर के चीजों को कोऑर्डिनेशंस में इस चीज को समझने की कोशिश करोगे, तो जो भी सिग्निफिकेशंस के लिए कॉमन टर्म्स हम यूज करते हैं, कम से कम सप्तम को तो सीधा सीधा माइंड में रखा जाता है कि लग्न से आप देखोगे कि वहां से सप्तम का एटीट्यूड क्या आ रहा है, विनस को देखोगे विनस से सप्तम का एटीट्यूड क्या निकल के आ रहा है, वहां की कंडीशंस कैसी है, और वहां के कॉरस्पोंडेंटली जो जो भी ग्रह अगर वहां पे कोई लाई कर रहा है, क्या उनके अंदर वो सिग्निफिकेशंस या कोऑर्डिनेशंस है, क्या वो उस चीजों को सिग्निफाई कर रहे हैं कि वो इवेंट देंगे या नहीं देंगे। तो वहां पे नाड़ी आंशा चार्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस निकल के आएगी। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को देख के चलोगे, जो भी इन विधा को स्टडी कर रहे होंगे उनको पता होगा चीजें कैसे पिन पॉइंटेड होती हैं, और वो पिन पॉइंट होती ही हैं। आप अगर एक्सपीरियंस लोगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या आप मेरी फेस वैल्यू पे भी अगर आप जा रहे होंगे, अगर आप मेरे को नोटिस कर रहे होंगे, तो आप उस चीज का यहाँ पे देख पाओगे कि ये चीज उस लेवल पे लाई करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे आप ये जो हाईलाइटेड नंबर्स निकल के आ रहे होंगे, उसमें हमने नॉर्मली सुना होता है, चाहे कोई केपी के बैकग्राउंड से या किसी मर्जी बैकग्राउंड से है, उनको ये पता होता है कि कम से कम सप्तम और एकादश, ये दो ऐसे भाव हैं जिनसे आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होंगी। किस चीज की? सप्तम की, मीनिंग मैरिज से रिलेटेड। तो उन पर्टिकुलर की पॉइंट पे फोकस करते हुए आपको देखना होगा यहाँ पे इन इन पॉइंट्स को। तो हालांकि इनका वीडियो बनाने बैठे तो बहुत डिटेल हो जाती है, तो यहाँ सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेशन से रेफरेंस में चलते हैं कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड रीजन है इवेंट वाइज आप उनको देख पाओगे। एग्जांपल के लिए अगर आप प्रॉपर्टी और लैंड परचेजिंग को देखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे कुछ सेंटर पॉइंट्स बन जाएंगे जिसको आप एंकर पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। हेल्थ के रिगार्डिंगली अगर आप काम करते हो, तो हेल्थ के रिगार्डिंगली हेल्थ में डिसीजेज एरिया क्या होगा, रिकवरी के रिगार्डिंगली ऑप्शंस क्या होंगे, करियर के रिगार्डिंगली आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, वो सब यहाँ पे पॉइंट हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो जो यहाँ हाईलाइट हो रहा है कॉरस्पोंडेंटली वो यहीं पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी यूटिलिटी आपको बता देता हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये आती है कि आपने अपनी स्पाउस का करियर देखना है या स्पाउस की एजुकेशन देखनी है, तो हमें पता है उस सिचुएशंस के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये ऑप्शन है, यहाँ से भाव से आपने सप्तम चूज कर लेना, और यहीं से इवेंट से आपने सपोज उनकी हायर एजुकेशन की बात करनी है, तो यहाँ से उनकी हायर एजुकेशन को सिलेक्ट कर लो। अब ये सप्तम और सप्तम से हायर एजुकेशन के एंकर पॉइंट निकल के आ गए हैं। साथ के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स के टेबल में आपको हाईलाइटेड नंबर्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब इसी रिप्रेजेंटेशंस में आप चीज़ों को समझ पा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए
अगर हम यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन को देखें तो इन पर्टिकुलर ये जो पर्सन है इनकी जो स्पाउस होगी उसकी प्राइमरी एजुकेशन को अगर हम फोकस कर रहे हैं तो एंकर पॉइंट जो भी निकल के आ रहे होंगे आप स्क्रिप्ट में एक चीज नोटिस कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मेजर इन्फ्लुएंस निकल के आएगा जो भी नाड़ी ज्योतिष पढ़ रहे होंगे कि प्राइमरी एजुकेशन में मून की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। मून की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लगन से सेकंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो कुछ सिचुएशंस में अगर आप देखते हो स्क्रिप्ट में जाके, जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, मीनिंग की ये जो टेबल आ रही है इस टेबल में मून के सीधे सीधे सिग्निफिकेशंस में आप जाके देखोगे यहाँ पे 6 से 8 आपको नजर आ रहा है, वो भी अलग कलर में। अब ये जो कलर हाईलाइटेड यहाँ पे नजर आ रही हैं चीजें, तो मून कारक के रूप में उस सिचुएशन में ट्रीट किया जाएगा। तो कारक में अगर 6 8 आ रहा है और 1 5 12 जैसे कॉम्बिनेशन और 6 8 फिर से रिपीट हो रहा है, ओवरऑल यहाँ पे 6 8 12 तीनों चीजें आ गई हैं। साथ के साथ लगन से सेकंड में मार्स बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बैठा हुआ है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसी एजुकेशन के रिगार्डिंग। अभी यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट में फिर से 6 से 12 ही दिखा रहा है। तो क्या यहाँ पे ये समझना नहीं चाहिए कि ये जो भी पर्सन है इनकी जो वाइफ होगी उसकी प्राइमरी एजुकेशन में डिफिकल्टी 100% आई होगी, क्योंकि यहाँ पे कारक के रूप में मून को अगर आप लेके चलते हो और बैठे हुए प्लैनेट के बेसिस पे अगर हम मार्स को यहाँ पे ट्रीट करके चलते हैं और मून को भी ट्रीट करके चलते हैं इन हाईलाइटेड बॉक्सेस में, तो आपको समझ आ जाएगा ये कहानी खराब है कि प्राइमरी एजुकेशन में यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज हैं। वो आप इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे समझ सकते हो। तो काफी हद तक चीजों को इजी बनाने की ट्राई की है, इजी इन द सेंस कम चीजें देखनी है लेकिन उससे बहुत बड़ा लेवल तक आप पहुंच सकते हो प्रेडिक्शन के। और यही विधा को सिखाने के लिए सर के बैचेस चलते रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली हर 2-3 महीने बाद एक बैच बनता है जिसमें कोई ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। एलिजिबिलिटी चेक करके ही सर स्टूडेंट्स को लेंगे, उसके बेसिस पे काम होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नाड़ी ज्योतिष के इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए 100% सर की ही गाइडेंस में ये चीज़ बनी है। इम्प्रोवाइजेशंस के लिए एज अ डेवलपर जो भी मेरे को लगा, क्योंकि मैं खुद भी ज्योतिष कंसल्टेशंस देता हूँ, उसके साथ साथ मेरे को जो जो चीज़ें मेरे सामने आती थी उसको भी मैंने इसी सॉफ्टवेयर में फिट कर दिया है कि यहाँ पे चीज़ों को एक इजी लेवल पे और भी डाला जाए, हमारे खुद का भी समय बचे, सामने वाले को भी कुछ अच्छा बता पाए, उसको अच्छी गाइडेंस दे पाए। ऐसा करने के लिए ये एक स्क्रीन ही सफिशिएंट है बहुत कुछ बताने के लिए। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, लग्न हमने देखा, लगन के बाद इवेंट का एक स्टेपिंग हमने देखी है, इसी में ही हम वापस चलते हैं और आपको यहाँ पे एक और चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे कि पराया एस्पेक्ट कैसे काम करती है। कुछ भी चीज जो हाईलाइटेड है उसे हटाने के लिए आप यहाँ पे नीचे एक बटन बना हुआ है रीसेट चार्ट, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो स्क्रीन को, इस वाली पर्टिकुलर स्क्रीन को रीसेट कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं, नेटल एस्पेक्ट एक टर्म दे रखी है। अगर आपने किसी भी ग्रह के एस्पेक्ट को देखनी है, जो भी नाड़ी ज्योतिष जानते होंगे उनको पता होगा कि हम एक स्पेशल यंत्र को फॉलो करते हैं इस विधा में। उस यंत्र को हम रिलेट करते हैं कोमारा से, बेसिक मीनिंग जिसको हम सुब्रमण्यम या सपोज हम उसे कार्तिकेय महाराज बोलते हैं। तो आप इस सॉफ्टवेयर में भी बहुत जगह कार्तिकेय को देख रहे होंगे, होम स्क्रीन पे भी आप इसी चीज को देख पा रहे होंगे कि कार्तिकेय महाराज के बिना ये चीज अधूरी है, तो हम तो उन्हीं की एनर्जी के साथ चलते हैं। तो उस सिचुएशंस में यहाँ पे सीन क्या निकल के आ रहा है कि जब कभी भी आप यहाँ पे एस्पेक्ट्स को व्यू करना चाहोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर ग्रह के एस्पेक्ट को देखना चाहोगे, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे मून के एस्पेक्ट को देखना, तो मून को जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, मून की जहाँ भी पोजीशंस है, जहाँ पॉजिटिव है जिस राशि में, उस राशि के रेफरेंस में एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर दिया गया। तो यहाँ पे मून, मून के जहाँ पर्टिकुलरली जो बॉक्स है उस पर्टिकुलर राशि, जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है जेमिनी, उसके ऊपर यहाँ एक नंबर प्लॉट कर रखा है 1, इससे नेक्स्ट में यहाँ पे नंबर प्लॉट कर रखा है 2, उसके बाद नंबर प्लॉट कर रखा है 5, उसके बाद नंबर है 7, उसके बाद यहाँ पे है 9, इसके बाद है 12। मीनिंग इसको सीधा सीधा आप माइंड में रख सकते हो, 1 2 5 7 9 12। ये नॉर्मली एक तो ट्राइन हो गया 159 जिसे हम ट्राइन बोलते हैं, उसी के साथ साथ क्या होगा 2 और 12 जिसको हम क्या बोल के चलते हैं आगामी मीनिंग फ्यूचर, और एक हमारी बैक सपोर्ट जिसको हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस सपोर्ट, जो कि एक 12वां पर्टिकुलरली नंबर होगा एस्पेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी अपने आप में एक रिलेशनशिप है और ये इनडायरेक्टली कार्तिक यंत्र की ही पोजिशन है जहाँ पे इस चीज को बेसिस पे एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया गया है।
तो यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलरली जो ग्रह होगा, जैसे मैं यहाँ पे शुक्र को अगर ट्रीट करता हूँ, शुक्र के रेफरेंस में, क्योंकि शुक्र यहाँ वक्री है, तो वक्री है तो उसका जो एस्पेक्चुअल रिलेशनशिप्स जो निकल के आएगा वो रिवर्स डायरेक्शंस में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एस्पेक्चुअल रिलेशंस में विनस जहाँ पे है वहां पे 1 आ रहा है, लेकिन विनस का जो द्वादश था वो यहाँ पे अब 2 बन जाएगा क्योंकि ये प्लैनेट वक्री है। सिमिलरली जो यहाँ से सेकंड बनना था वो सेकंड अब 12th बन जाएगा क्योंकि वो इस तरह से अपना जर्नी को करेगा, वो जर्नी की जो डायरेक्शंस है वो इस डायरेक्शंस में हो जाएगी। लेकिन यही अगर आप वक्री प्लेनेट कोई नहीं होता, मान लो मार्स को लेते हैं, तो मार्स फॉरवर्ड मोशन में जाएगा। मार्स पहले कैप्रिकॉर्न में फिर एक्वेरियस में जा रहा है, फिर उस बेसिस पे फॉरवर्ड अपनी जर्नी कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जुपिटर को देखेंगे तो जुपिटर के रिगार्डिंगली आप यहाँ पे इस चीज को नोटिस करोगे तो वो रिवर्स जर्नी करेगा। तो यहाँ पे जुपिटर यहाँ एक्वेरियस में है तो कैप्रिकॉर्न में, फिर उससे पीछे यहाँ पे जा रहा है। ये उनका एस्पेक्चुअल रिलेशन है। रफ सिनेरियो में अगर हम मान के चलें तो आगे पीछे की सपोर्ट और साथ में ही ट्राइनल सपोर्ट, तो इन चीजों को इन नंबरिंग से थ्रू भी हाईलाइट यहाँ पे कर दिया गया है। ये नाटल एस्पेक्ट के रेफरेंस में है। सिमिलरली अगर आप नेटल की बजाय करंट पराया को देखना चाहोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पराया। क्योंकि पराया एस्पेक्चुअल देखने के लिए आपको पहले पराया को एक्टिवेट करना है। उसके लिए आप ये नीचे ड्रॉप डाउन देख पा रहे होंगे, इससे नीचे इस पर्टिकुलरली जो येलोइश पट्टी है, इससे नीचे एक ग्रीन कलर की पट्टी है। इस पट्टी में ये फर्स्ट जो ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन में फर्स्ट ऑप्शन आपको पिक करना है पराया, सन मून जुपिटर सैटर्न राहु केतु। इसको पराया स्टैंडर्ड भी आप बोल के चल सकते हो। आपने ड्रॉप डाउन से ये सिलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे, अभी ये करंट टाइम का यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, ये पराया का ही टाइमिंग निकल के आ रही है कि ये 15 मई मंडे, ये पर्टिकुलरली इस टाइम का ये कॉम्बिनेशंस है, ये पराया पोजीशंस हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि राहु का राहु के साथ ही पराया चल रहा है। मार्स ने यहाँ पे पराया में जुपिटर और सैटर्न, ये जो डिम्ड कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लूइश शेड में, थोड़ा डिम करके मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है ताकि आपका फोकस पॉइंट तो मेजर ग्रह ही रहे, लेकिन जो पराया ग्रह है वो आपको वहां पे पीछे दिखाई दे थोड़ा ट्रांसपेरेंट मोड में, थोड़ा डल मोड में आपको दिखाई दे, ताकि आपको समझ पाने में वो इजी रहे। तो यहाँ पे ये करंट पराया पोजिशंस आ रही हैं, तो आप यहाँ पे इस पराया पोजीशन को मूव भी कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मान लो आपने नेक्स्ट ईयर को देखना है तो यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये नेक्स्ट ईयर का पराया। तो यहाँ पे आप जुपिटर की पोजीशन को देखो, जुपिटर अभी यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है इस पोजीशन पे जुपिटर, पराया का जुपिटर यहाँ पे है। तो पराया का जुपिटर अभी कौन से पर्टिकुलर राशि है, कैप्रिकॉर्न में। तो यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर पे फोकस करोगे तो नेक्स्ट ईयर में जुपिटर शिफ्ट हो गया है, अगली राशि में चला गया है, तो यहाँ पे जुपिटर अब एक्वेरियस में आ गया। तो ये एस्पेक्चुअल जो भी आपका मतलब करंट जो पराया है, उस पराया को देखने के लिए आप उसकी मूवमेंट कर सकते हो। मूवमेंट को भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल यहाँ पे किया गया है कि नाउ पे क्लिक करते हैं आप करंट पे आ जाओगे, एड बर्थ पे क्लिक करते बर्थ के टाइम पे चले जाओगे, नाउ पे जैसे क्लिक कर रहे हैं हम यहाँ पे हैं और इसको आगे पीछे आप कर सकते हो। साथ के साथ यहाँ पे मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकेंड, आप जहाँ जिस पे भी ट्रेवर्सिंग करना चाहो कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए सन मंथ को शिफ्ट कर देता है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर आ रहा है 1, तो ये एक एक महीने का आपको ट्रेवर्सिंग दिखा रहा है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये अक्टूबर, 15 अक्टूबर की बात है, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे 15 नवंबर की बात आ रही है, तो ये 1 मंथ आगे पीछे की मूवमेंट हो रही है। लेकिन अगर आपने यही डायरेक्टली मूवमेंट सीधी 5 महीने आगे लेके जाना है तो यहाँ पे आप 5 इनपुट करो और आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। तो ये अब से सीधा 5 महीने बाद की, मतलब जो भी करंट टाइम निकल के आ रहा था उससे सीधा 5 महीने बाद पे ये शिफ्टिंग कर देगा। तो ये फीचर भी यहाँ पे डाला गया है कि डिफॉल्ट वैल्यू आप 1 सेट करके आप इसको मूव कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी यूनिट आप सेलेक्ट करके और कोई भी नंबरिंग, जैसे एग्जांपल के लिए आज से 5 साल पहले की पोजीशन, सपोज अभी हम नाव पे हैं तो ये करंट पर आया है, मेरे को यहाँ से सीधा 10 साल पीछे जाना है। तो मान लो 10 साल पीछे जाना है तो हम यहाँ पे 10 मेंशन कर देंगे और उसके बाद बैक वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो सीधा अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 2023 आ रहा है, 15 मई 2023, इसको सीधा 10 साल पीछे लेके चलते हैं तो यहाँ पे 10 साल पीछे जाके 15 मई 2013 पे हम पहुंच गए और ऊपर सारे का सारा वही चीज चेंज होके आपको दिखाई देगी। तो ये टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए बहुत ज्यादा फिजिबल होगा कि विजुअली आप हाईलाइटेडली देख पाओगे कि कौन सी चीज कहाँ पे है, मीनिंग किन किन ग्रहों ने किस किस की एक्टिवेशन कर रखी है, कौन से राशि से रिलेटेडली वो हैं, किस तरह के ग्रहों को उन्होंने एक्टिवेट किया है, उसके बेसिस पे आप अपने प्रेडिक्शन डिजाइन कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए, बहुत ज़्यादा सुटेबल लगता है। हालांकि यहाँ पे
व्योमशोत्री दशा भी दी गई है, नाड़ी त्रिदशा भी दी गई है, भृगु दशा भी दी गई है, अगस्त्यार दशा भी दी गई है। तो यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ अगस्त्यार दशा दी गई है, जुपिटर की ही अगस्त्यार दशा चल रही है इनकी। तो इसी के रिगार्डिंगली भी हम आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली 4 दशा सिस्टम इसमें है और पराया सिस्टम में पराया और महापराया दोनों भी मेंशन है। तो ज्यादातर ये टर्मिनोलॉजी या टर्म्स उनको समझ आ रही होंगी जो नाड़ी ज्योतिष से बिलोंग कर रहे होंगे, और जो ऐसे नाड़ी विधा से बिलोंग कर रहे होंगे जहां पे कि सिर्फ जुपिटर को लेके फोकस नहीं किया जा रहा होता, सभी की ही उतनी ही इंपॉर्टेंस है और उसके साथ साथ लग्न की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हम इसे भृगु नंदी नाड़ी से रिलेशन में नहीं लेके चल रहे हैं। भृगु नंदी नाड़ी एक एक ऐसी विधा बनाई गई, उसे विधा भी नहीं कहना चाहिए, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस थी कि उनको डिजाइन किया गया कि 2 अलग अलग वेरिएशंस को लो, उसकी भी कंप्लीट उन्होंने स्टेपिंग नहीं उठाई है, कंप्लीट जो विधा था वो नहीं उठाई है। उन्होंने कुछ पोर्शन लिया भृगु का, कुछ लिया नंदी का, उसको मिक्स किया, कुछ पोर्शन मिक्स किया और वो ट्राई की है। तो उस चीज को हम फुल्ली नाड़ी से एसोसिएट करें ऐसा मतलब सुटेबल लगता नहीं है। हालांकि मैं तो बहुत ही छोटा हूँ इन सारी चीजों को बोलने के लिए। जो सीनियर है, मान लो मेरे गुरु हैं अभिजीत कृष्णन जी, या जो भी सीनियर जो उनके गुरु थे सुंदरम सर, उन्होंने जब जब भी नाड़ी ज्योतिष को लेके कोई भी चीज बोली होगी तो आप उनकी कही हुई बातों से समझ के आगे बढ़ सकते हो कि मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं। मेरी कोशिश होती है कि जितनी मेरी समझ बनती है उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ चीज सजेस्ट करता रहूं। मानो ना मानो वो आपकी चॉइस होंगी, लेकिन जो टोटल बेसिक सिनेरियो निकल के आ रहा होता है वो ये था कि जो भी इस सॉफ्टवेयर को ये सोच के चल रहे हैं कि भृगु नंदी नाड़ी है, तो ऐसा नहीं है। ये सेवा नाड़ी का पार्ट है और उसमें जो जो विधाएं यहाँ पे फॉलो की जा रही हैं, अभी करंटली यहाँ पे भृगु अगस्त्यार महासेवा ज्योतिदम यूज किया गया है। इस बेसिस पे आपको माइंड में लेके चलनी है। तो यहाँ पे मतलब मार्केट मार्केट ही है, यहाँ पे कोई भी किसी को इसी उसमें लगा हुआ है कि किस तरीके से दूसरे को नीचा दिखाया जाए। तो सिचुएशंस क्या होती है कि जनता समझदार है कि क्या चीज है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आपके पास भी उतनी ही बुद्धि है जितनी हमारे पास है। थोड़ा सा उस चीज को यूटिलाइज करना होता है सही गलत की पहचान के लिए। तो उसी के लिए ही हर कोई अवेयरनेस आपको देता रहता है। मेरी भी कोशिश यही है कि आप उस चीज के रिगार्डिंगली इतना अवेयर हो जाएं कि कम से कम जज कर पाए कि डायरेक्शन सही जा रही है कि नहीं जा रही लाइफ की, या आप भटकाव की तरफ जा रहे हो। तो उस सिचुएशंस में ये तो आप ही को सोचना है, आप ही का धन है, आप ही के कर्म होंगे जिसके बेसिस पे रिवॉर्ड्स आपको मिलने हैं, अच्छे बुरे जो भी होंगे। तो हर किसी को मिलते हैं। कोई ज्योतिष भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसके बावजूद भी दृढ़ कर्म उसने भुगतने ही है। 6 भाव सही 6 भाव गलत, वो सीन चलता ही है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेशन पर्सपेक्टिव हमने फोकस किया है येलो पट्टी पे। इस येलो वाली पट्टी पे आपको दिखाई दे रही है कंट्रोल पैनल एरिया में लग्न को कैसे चेंज करें, इवेंट के बेसिस पे कैसे हाईलाइटेडली आप चीजों को देखें। उसके बाद पराया एस्पेक्ट्स, तो जैसे हम यहाँ पे पराया लगा रहे थे तो पराया की भी एस्पेक्ट्स आप व्यू कर सकते हो, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक बार मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ से सेलेक्शंस मैंने की, पहले ट्रांजिट में मतलब यहाँ पे ट्रांजिट और पराया वाले ऑप्शन में से पराया मेंशन किया, अप्लाई किया, पराया दिखाई दे रहा है। अब इसमें से अगर आप देखना चाह रहे हो कि राहु ने कहाँ कहाँ एक्टिवेशंस की है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो और यहाँ से राहु को पिक कर लो। राहु जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हो, राहु जिस पर्टिकुलरली यहाँ पे पराया में है, जिस राशि में, उसी राशि पे 1 आ रहा है। फिर क्योंकि ये वक्री ही है तो ये वक्री मोशंस करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, इस तरफ 9 आ रहा है। तो ये पर्टिकुलरली एस्पेक्ट्स आपके रेफरेंस में यूज होंगी। मीनिंग यहाँ पे राहु केतु के लिए 7th एस्पेक्ट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि राहु केतु हमेशा पेयर में काम करते हैं। यहाँ पे अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि जुपिटर ने कहाँ कहाँ एक्टिवेशंस किए हैं, तो जुपिटर की एक्टिवेशंस को आप फोकस कर सकते हो। जुपिटर फिलहाल यहाँ एक्वेरियस में है, मतलब ये नेटल है जो कलरफुल आपको दिखाई दे रहा है। जो ये डिम्ड कलर में दिखाई दे रहा है, ये पराया का जुपिटर है। पराया के जुपिटर ने राहु को एक्टिवेट कर रखा है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि यहाँ जुपिटर वक्री ही है, इसकी भी जो जर्नी होगी वो रिवर्सल चलेगी। उस सिचुएशंस में 1 2 5 7 9 12 ये एक्टिवेशंस कर रखी हैं, जिसको हम कार्तिक यंत्र बोलते हैं। उसके रिगार्डिंगली जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स है उनको हाईलाइट कर रखा है। तो एस्पेक्ट में एक तो पराया एस्पेक्ट्स है, एक नेटल एस्पेक्ट है।
अगर आप यहाँ पे नेटल एस्पेक्ट देखते हो तो नेटल पोजीशंस का जो जुपिटर है वहां से दिखा रहा है, ये नेटल पोजीशन है जुपिटर की। लेकिन अगर आप इसकी बजाय आप पराया लगा के जुपिटर को अगर आप व्यू करते हो तो उस सिचुएशन में यहाँ पे पराया के जुपिटर के रिगार्डिंग ये चीज शो कर रहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे डाले गए थे, तो इससे चीजों को कोरिलेट कर पाना और इजी हो जाता है। तो इस पर्टिकुलरली इस डिस्कशन से आपको इस वाली येलोइश पट्टी के ऑप्शंस हमने देखे, साथ के साथ पराया कैसे आपने देखना है वो ऑप्शन यहाँ पे देखा है। इवन आप ये चीज ट्रांजिट भी सेलेक्ट कर सकते हो कि जिन जिन ग्रहों का ट्रांजिट देखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार रीसेट चार्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं ट्रांजिट लगा रहा हूँ और ट्रांजिट में भी यहाँ पे हम सन और मून का ट्रांजिट देखना चाह रहे हैं कि सन मून कहाँ पे, या इवन जुपिटर का, जिस भी पर्टिकुलरली ग्रहों का आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो इस ट्रांजिट पोजीशंस के बेसिस पे भी अगर आप अपना कोई एनालिसिस करना चाह रहे हो हॉरोस्कोप के पर्सपेक्टिव, उस सिचुएशंस में भी ये ऑप्शन यहाँ पे बना रखा है कि ट्रांजिट एरिया जो भी ग्रह हमने सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे 3 ग्रह सन मून और जुपिटर। तो जुपिटर जो पर्टिकुलरली मूवमेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे, जैसे अभी तो ये 2025 लगा हुआ है यहाँ पे नीचे, अगर आप देखोगे नाउ पे क्लिक करेंगे तो भी करंट, तो करंटली यहाँ पे मेष राशि चल रही है, तो मेष राशि के रिगार्डिंगली ये चीज वर्किंग कर रहा है। तो इसी में ही जो शिफ्टिंग यहाँ पे होनी है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, अगर हम इस चीज को लेके चल रहे हैं, इसको प्रीवियस ईयर में अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस ईयर में ये पर्टिकुलर यहाँ था, उससे प्रीवियस ईयर में यहाँ था, उससे प्रीवियस ईयर में यहाँ था। जुपिटर की पोजीशन को आप देख सकते हो, तो 2021 में कहाँ था, मई 2021 का, फिर उसके बाद मई 2022 में कहाँ है। तो ये पर्टिकुलरली चीज देख सकते हैं। जैसे अप्रैल का मंथ में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे अप्रैल में शिफ्टिंग जब भी जिस भी पर्टिकुलर डेट टाइम पे हुई थी उससे पहले मैं डेज भी पीछे कर सकता हूँ। उस सिचुएशंस में यहाँ पे जुपिटर जो चल रहा था कब शिफ्ट हुआ है उस चीज को हम देख लेते हैं। तो जुपिटर यहाँ पे अगर अभी हम देख के चल रहे हैं तो 2023 अप्रैल 15-16 यहाँ पे जब वो शिफ्ट होने जा रहा होगा, अब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम 21 तारीख 20-21 तारीख का जो टाइम पीरियड था उसी सिचुएशंस में वो शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हम एक डे आगे लेके चल रहे हैं, जुपिटर यहाँ पे मीन से मेष में आ गए, तो मीन से मेष में आने का जो टाइम ड्यूरेशन थे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ट्रांजिट को भी आप उसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इन चारों में से बाकी तीनों का आइडिया फिर मैं अलग से एक वीडियो में दूंगा। अभी मोटिव सिर्फ पराया को फोकस करने पे था कि पराया सेलेक्ट करके करंट पराया कैसे देख सकते हो। आप उस चीज को करंट डायरेक्टली करंट डेट पे जाना हो तो नाउ पे क्लिक कर सकते हो, आगे पीछे शिफ्टिंग करनी हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ईयर में 1 साल, 10 साल आगे, 5 साल आगे, 3 साल आगे, जिस भी ड्यूरेशन को आगे पीछे करना है उस बेसिस पे भी आप इसको शिफ्ट कर करके देख सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बनाई गई है। और भी अच्छी चीजें थी कि यहाँ पे जो भी डेट टाइम निकल के आ रहा है, जैसे नाउ है तो इसकी करंट एज आ रही है, मान लो ये तो उसकी करंट एज है ही, लेकिन पराया जब आप लगा रहे हो, सपोज करो आज से 5 साल पहले हम लेके चलना चाह रहे हैं, तो आज से 5 साल पहले के रेफरेंस में यहाँ पे आ गया 31 साल 6 महीने 27 दिन, ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन को उतनी ही आगे पीछे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइटेडली आपके पास 2 एज रहेंगी, तो इससे बता पाना ईजी हो जाता है चीजों को कि पर्टिकुलर इस एज टाइम पीरियड में आपके साथ ये इवेंट हुआ होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे दशाओं में भी ऐसे ही कर रखा है कि यहाँ पे एज में एज मेंशन कर रखी है, चाहे नाड़ी त्रिदशा हो, विंशोत्तरी दशा हो, एज के अकॉर्डिंगली भी आप चीजों को बता सकते हो। नाड़ी में ज्यादातर यही विधा है कि उसके कैलेंडर के ईयर्स के पर्सपेक्टिवली, या जिसको हम डेट टाइम बोलते हैं उसके लिहाज से भी बता सकते हैं कन्वर्जन करके, और आप उसको एज के बेसिस पे बता सकते हो। एज ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होता है, इसलिए काफी जगह पे उस चीज को मेंशन किया गया है। जो ये थर्ड पट्टी आ रही है इनके रिगार्डिंग, ये जो रेडिश जो एरिया आ रहा है, इस रेडिश एरिया में आप नेविगेशन कर सकते हो पराया की, ट्रांजिट की, जो भी नेविगेशन है बर्थ के पे टाइम के, नाउ मतलब करंट टाइम का, और आगे पीछे मूव करने के लिए नेविगेशन कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस को थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर परचेज कर चुके हैं वो उसको यूटिलाइज करके देख सकते हैं। जो डेमोस्ट्रेशंस की तरह देख रहे हैं तो इस वीडियो को डेमोस्ट्रेशंस की तरह आप ले सकते हैं, तो ये आप यूटिलाइज करके देख सकते हो। तो इस वीडियो डिस्कशंस काफ़ी लेंथी हो चुकी होगी, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी 1 मिनट के डिस्क्रिप्शन से नहीं समझ आएगी, क्योंकि बहुतों के लिए ये विधा अभी उन्हें पता ही नहीं होगी। पता होगी तो उस सिचुएशंस में भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट नहीं देखा होगा।
कि जिसमें एक सिंगल स्क्रीन पे उनको एक साथ चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना पता हो। काफ़ी हद तक हर पर्सन का थॉट प्रोसेस आज के टाइम में यही बना हुआ है, और आइडियाज़ लेने के पर्सपेक्टिव भी ऐसा ही होगा कि हर किसी का काम ये होगी सिंगल स्क्रीन पे चीज़ें दिखें और उसके बेसिस पे हम अपने इवेंट कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में ऑलरेडी होंगे भी, लेकिन स्पेशलाइज्ड नाड़ी को माइंड में रखते हुए ये चीज़ बनाई गई है। इसीलिए आप यहाँ पे ट्रेडमार्क ये देख सकते हो, ये ट्रू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे दिया गया है। और करंट ये जो पर्टिकुलर वर्जन है वो शिव नाड़ी भृगु और अगस्त्य महाशिवा तुल्य ज्योतिदम इस पर्टिकुलर विधा पे बेस्ड है। आगे और आएगी, तो अभी यहाँ पे हमने वर्जन नहीं डाला हुआ, ये नेक्स्ट वर्जन में ही अवेलेबल होंगी, ये आपको फोकस करके चलना है। तो और भी बहुत सारे फीचर डाले हुए हैं, अगले वीडियोस में एक एक करके हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए डिस्कशंस में अगर हम यहाँ पे देखें इस सॉफ्टवेयर के डेमोन्स्ट्रेशंस में, अगर आप आइडिया ले रखा होगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जो कुछ भी सॉफ्टवेयर की भी एक यूसेज जो है या यूटिलिटी जिसे हम बोलते हैं, वो यूटिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपको उस चीज़ को कैसे डेली हैबिट में लेके आना है, और वो हैबिट हो ही जाती है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो किसी पर्टिकुलर चीज़। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। जो ऑलरेडी जो मेरे नॉन सर्कल में मेंबर हैं जो नाड़ी ज्योतिष सीख रहे हैं, या जो ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट्स होंगे सर के, अभिजीत कृष्णन जी के, तो उनको पता होगा कि इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में ऐसे इस तरीके से डाला गया है, वो फीडबैक आप खुद मतलब सर से ही ले सकते हो। सर से एडिशनली आप यूटिलाइज करके देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसको इसकी यूटिलिटी क्या है, और क्यों इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया। तो ये समझने का एक तरीका है। तो मिलते हैं फिर डिस्कशंस में। बाय।